कैसे ये कमांड चलाएंगे उनको सीखना है। तो ऐसा करने के लिए आपको कल लास्ट क्लास में बताया गया था कि आप पाइथन की मोंगो डीबी के लाइब्रेरी को इंस्टॉल करके लाएंगे, है ना। पिप इंस्टॉल पाई मोंगो का यूज करेंगे। ठीक है। तो अब VS कोड के साथ इस काम को हम लोग करने जा रहे हैं। नई फाइल बनाएंगे एक। सबसे पहला काम होगा, जो पाई मोंगो आपकी लाइब्रेरी है उसके अंदर से एक क्लास को इंपोर्ट करना। तो लिखेंगे फ्रॉम पाई मोंगो इंपोर्ट मोंगो क्लाइंट। तो पाई मोंगो आपका मॉड्यूल का नेम हो गया, और यहाँ पर आपका, ये आपकी क्लास का नाम हो गया। अब हमारा दूसरा स्टेप होगा, पहला स्टेप हो गया ये कि जो मोंगो क्लाइंट क्लास है इसको इंपोर्ट करना, और दूसरा स्टेप है इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। जैसे ही आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, वैसे ही आपका मोंगो डीबी के साथ एक कनेक्शन क्रिएट करा जाता है। तो अब दूसरा स्टेप हमारा हो गया। काम करते हैं, इसको थ्योरी में लिखते हुए चलते हैं। स्टेप्स टू कनेक्ट पाइथन प्रोग्राम विद मोंगो डीबी। तो स्टेप 1, टिप इंस्टॉल पाई मोंगो। तो सबसे पहला काम हमारा होगा, जो पाई मोंगो लाइब्रेरी है इसको इंस्टॉल करना। और ये सिर्फ वन टाइम करना है, हमेशा नहीं करना है। तो एक बार, जब पहली बार आप इस काम को कर रहे होंगे, तभी आपको करना है। स्टेप 2, इंपोर्ट मोंगो क्लाइंट क्लास। उसका सिंटैक्स होगा फ्रॉम पाई मोंगो इंपोर्ट मोंगो क्लाइंट। तो पहला स्टेप के अलावा जितने स्टेप्स मैं लिख रहा हूँ, ये हर प्रोग्राम में जो भी कनेक्टिविटी का होगा वो आपको करना होगा। स्टेप 3, ये जो मोंगो क्लाइंट क्लास है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और ये ऑब्जेक्ट आपका कनेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ मोंगो क्लाइंट क्लास
and it represents connection object. अब प्रोग्रामिंग इस काम को करने के लिए पहला स्टेप ऑलरेडी लास्ट क्लास में कर लिया था हमने, वो प्रोग्राम में नहीं करना है। ये स्टेप जो आपको करना है, ये आपको टर्मिनल पे करना है। टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट पे करना है। ये प्रोग्राम में नहीं लिखना है। प्रोग्राम में यहाँ से शुरू करना है लिखना अपना। अब कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाया हमने। अगर मोंगो डीबी सर्वर इसी लैपटॉप पे चल रहा है, तो मोंगो डीबी का जो ऑब्जेक्ट ये बना रहे हो, ये ऐसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से बना लो। और अगर किसी दूसरे लैपटॉप पे चल रहा होता, तो यहाँ पर आईपी एड्रेस लिख रहे होते। आप चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो लोकल होस्ट, कि सेम कंप्यूटर पर मोंगो डीबी आपको मिलेगा। और अगर पोर्ट नंबर देना चाहते हो, तो कल यहाँ पर जो पोर्ट आपने देखा था, यहाँ पर आप दे भी सकते हो। ठीक है, चलो लिख देते हैं, थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट, पोर्ट इज इक्वल टू, कल जब हम कंपास से कनेक्ट कर रहे थे, तो एक पोर्ट नंबर लिख कर आ रहा था। वो पोर्ट नंबर आपको यहाँ बताना पड़ेगा। अब वो पोर्ट नंबर याद हमें नहीं रहा होगा, तो कंपास को जब दोबारा लॉन्च करेंगे, तो पोर्ट नंबर हमें यहाँ पर मिल जाएगा 27017। 27017। जो सेकंड स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इस स्टेटमेंट में होस्ट और पोर्ट अगर आपने चेंज नहीं करे हैं, तो बाय डिफॉल्ट इनकी वैल्यू ये होती भी है। तो अगर आप ये ना भी लिखोगे, तो भी बाय डिफॉल्ट इनकी वैल्यू यही मानी जाएगी। लेकिन लिखने से क्लैरिटी आ जाती है। कल को अगर मेरा लोकल होस्ट ना होकर कोई दूसरा मशीन है जहां पर मोंगो डीबी चल रहा है, तो उसका आईपी एड्रेस लिखा जाएगा। पोर्ट नंबर अगर इंस्टॉल करते समय आपने चेंज करा है, तो चेंज करना पड़ेगा। बहरहाल, अब अगला काम क्या होता है, यहाँ पर आप उस डेटाबेस को सेलेक्ट करेंगे जिसमें आप काम करना चाहते हो। जैसे वहां यूज कमांड लिखते थे, यूज और डेटाबेस का नाम। तो यहाँ पर क्या करोगे, इस कनेक्शन ऑब्जेक्ट को एज ए डिक्शनरी स्टाइल आप यूज करोगे, और इसमें सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लगाकर यहाँ पर उस डेटाबेस का नाम लिखोगे जिसको आप यूज करना चाहते हो। तो 2:30 PM। यहाँ पर सेमीकोलन ना यहाँ लगाना है, ना यहाँ लगाना है। पाइथन के प्रोग्राम से जब आप जाएंगे, तो आपको कोई सेमीकोलन नहीं लगाना है। तो दिस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू यूज स्टेटमेंट। अगर इस नाम का डेटाबेस मोंगोडीबी में नहीं है, तो ये स्टेटमेंट उसे क्रिएट भी कर देता है। अब इस कनेक्शन ऑब्जेक्ट से जो आपको डेटाबेस मिला है, उसको आप अपने एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, जिसका नाम आप जो चाहें वो दे सकते हो। लेकिन सेम फील लाने के लिए जो वहां पर हमने करा था, मैं इसका नाम डीबी कर देता हूँ। इट इज लाइक डीबी, जैसे वहां पर डीबी होता था, डीबी डॉट समथिंग करके लिखते थे। तो आप इसका नाम कुछ भी कर सकते हो, मैंने डेटाबेस का साउंड रखते हुए डीबी रखते हैं आप। अब अगला काम क्या है, अगला काम यह है कि इस डेटाबेस के अंदर हमने कलेक्शंस बनाई थी, ईएमपी, स्टूडेंट, या और भी आपने जो बना रखी हैं। आप इस डेटाबेस की किस कलेक्शन के साथ
काम करना चाहते हो उसको आपको गेट करना पड़ेगा सेम डिक्शनरी स्टाइल में। तो इस बार जो डेटाबेस आपका बनकर आया है इस डेटाबेस को डिक्शनरी स्टाइल में यूज करेंगे और सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर में उस कलेक्शन का नाम लिखेंगे जिस कलेक्शन पर आप काम करना चाहते हो। ईएमपी। मान लो इसका नाम मैंने कलेक्शन दे दिया, कुछ भी नाम दे दो। चलो छोटा नाम दे देते हैं, नाम बड़ा हो गया, COLL दे देते हैं। अब आपके पास लाइन नंबर 4 तक ईएमपी कलेक्शन पाइथन के प्रोग्राम में आ गई है। अब इस कलेक्शन के ऊपर आप क्या करेंगे, अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। अब जो भी ऑपरेशन आप करना चाहते हैं हम सारे करेंगे। इंसर्ट, सेलेक्ट, डिलीट, अपडेट जो हमारे होते हैं इक्विवेलेंट जो जो ऑपरेशन है सारे करेंगे। तो अब सबसे पहले हम कोई डॉक्यूमेंट इस कलेक्शन में इंसर्ट करना चाहते हो। ध्यान रखना ये जो वेरिएबल है इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपका मन करे, लेकिन ये वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ईएमपी कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप चाहो तो इसका नाम कलेक्शन की जगह ईएमपी कलेक्शन रख सकते हो या जो आपका मन करे वो अपना रख सकते हो, ठीक है। अब हम इंसर्ट करने जाएंगे। अब ध्यान रखेंगे कि जिस तरह से हमारा मोंगो डीबी के अंदर फंक्शंस होते थे, मोंगो डीबी फंक्शंस, उसी तरह से जो पाइथन में आपका पाई मोंगो लाइब्रेरी है, इस पाइथन की पाई मोंगो लाइब्रेरी में भी इक्विवेलेंट फंक्शन होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक फंक्शन हमने पढ़ा था insert1, और यहाँ पर आप अपना डॉक्यूमेंट इंसर्ट करते हैं। इक्विवेलेंट फंक्शन यहाँ पर भी होगा हमारा, और इसका नाम होगा insert_1, और ये डॉक्यूमेंट। तो पाइथन में जो भी मोंगोडीबी के फंक्शंस हमने पढ़े हैं जब उन्हें आप कॉल करेंगे अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए तो अंडरस्कोर बीच में आ जाएगा और सब लोअर केस में यानी कि स्नेक केस में लिखे जाएंगे और उधर वो लिखे जाते हैं कैमल केस में। ऐसे ही यहाँ पर आपका फंक्शन था
इंसर्ट मैनी, जिसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आप अपना लिखते थे। यहाँ पर भी फंक्शन मिलेगा आपको, इंसर्ट अंडरस्कोर मैनी, जहां पर लिस्ट ऑफ डिक्शनरी पास करनी है। इसी तरह से हमारे पास अपडेट वन, अपडेट मैनी, डिलीट वन, डिलीट मैनी, फाइंड ये है ना, फाइंड वन का इक्विवेलेंट फाइंड वन मिलेगा। अपडेट वन, अपडेट मैनी, डिलीट वन, डिलीट मैनी, फाइंड वन और सिंपल फाइंड। इक्विवेलेंट फंक्शन पाइथन से जब आप चलाएंगे, अपडेट अंडरस्कोर वन, अपडेट अंडरस्कोर मैनी, डिलीट अंडरस्कोर वन, डिलीट अंडरस्कोर मैनी, फाइंड अंडरस्कोर वन एंड फाइंड। इक्विवेलेंट पाइथन मोंगो के अंदर ये हमारे फंक्शंस होंगे, तो जब पाइथन के प्रोग्राम चलाएंगे तो इन फंक्शंस को इस्तेमाल करेंगे। चलो, तो एक इंसर्ट करने का इस्तेमाल करते हैं। तो जिस कलेक्शन को आपने लाइन नंबर 4 पर गेट किया है, उस कलेक्शन के ऊपर कॉल करेंगे इंसर्ट वन, इंसर्ट अंडरस्कोर वन, और यहाँ पर अपना आपको डॉक्यूमेंट बताना है। अब यहाँ पर जो आप डॉक्यूमेंट बता रहे हो, ये डिक्शनरी ही कहलाता है। तो यहाँ पर वो सारे रूल जो डिक्शनरी के होते हैं वो आपको मानने पड़ेंगे। तो अब इंसर्ट वन में आईडी इंसर्ट करते हैं अपनी। मान लो 401 कर दी आईडी इंसर्ट। ई नेम, अब ध्यान रखेंगे जब हम वहां पर डॉक्यूमेंट इंसर्ट करते हैं तो की को ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग माना जाता है। तो आप उसको डबल कोट में लिखें ना लिखें फर्क नहीं पड़ता है। ज्यादा बार मैंने नहीं लिखा था, एक दो बार लिखा था बस, है ना। लेकिन जब पाइथन से आप कोई भी डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करेंगे तो की को एक्सप्लिसिटली स्ट्रिंग में लिखना ही पड़ेगा, ये ऐसे करके। वहां पर आप इसको डायरेक्ट लिखेंगे तो भी चलता है, हमारा कोई एरर नहीं आती है। जितनी भी फील्ड के नेम है वो सब आपको स्ट्रिंग में लिखने पड़ेंगे। ई सेल, डिपार्टमेंट, आधार। तो इस तरह से ये हमारा डॉक्यूमेंट हो गया जो हम इंसर्ट करना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट डेट यू वांट टू इंसर्ट।
और ये जो आप लिख रहे हैं ये डिक्शनरी स्टाइल में लिख रहे हैं, जिसमें ये की है, ये वैल्यू है, ये की इसकी वैल्यू, एंड सो ऑन सो ऑन। अब मान लेते हैं इस प्रोग्राम से हम बस एक ही टास्क कराएंगे, इंसर्ट करने का। तो अभी अलग अलग छोटे छोटे प्रोग्राम बना लेते हैं। अब अगला काम होगा, जो डेटाबेस आपने लाइन नंबर 3 पर बनाया है, इसको क्लोज कर देना। सॉरी, जो कनेक्शन बनाया है, पहले उस कनेक्शन के ऊपर आप क्लोज मेथड कॉल करेंगे। कनेक्शन क्लोज होने का मतलब है ऑटोमेटिक जो आपके ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए थे मोंगो डीबी के साथ, सारे अपने आप क्लोज हो जाएंगे। और यहाँ पर सिंपल एक मैसेज लिख दो, डॉक्यूमेंट इंसर्टेड, बट मेक श्योर आपने जो डॉक्यूमेंट इंसर्ट किया है वो ईएमपी कलेक्शन में इंसर्ट किया है। ईएमपी कलेक्शन में आईडी प्राइमरी की है, तो ये डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये डुप्लीकेट हो गई तो ये डॉक्यूमेंट इंसर्ट नहीं होगा और मोंगो डीबी में एरर आ जाएगी। मोंगो डीबी की एरर यहाँ पर आपको एक्सेप्शन बनकर दिखाई जाएगी। और दूसरा, आधार को भी आपने यूनिक की बनाया था, तो ये दोनों फील्ड आपके ध्यान रखना कि ये डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए। तो सेफ साइड एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 101, 102, 103, 201, 301, 302। हम कर रहे हैं 401, कोई दिक्कत नहीं है। आधार 111, 222, 333, 444, 555, और इसमें आधार नहीं है तो ये नल आ जाएगा। लेकिन अब अगर आपने कोई और आधार नहीं दिया तो एरर आ जाएगी, क्योंकि नल एक बार आ सकता है। तो इस वाले डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पर आधार दिखाई नहीं दे रहा है। अगर किसी भी फील्ड पर आपने इंडेक्स क्रिएट किया है, डेट मीन्स यूनिक कांस्टेंट क्रिएट किया है, तो ऑटोमेटिकली उस फील्ड को हर डॉक्यूमेंट में ऐड करा ही जाता है और वैल्यू अपने आप नल दे दी जाती है। अब ऐसा एक डॉक्यूमेंट में किया जा सकता है, लेकिन दूसरे में करेंगे तो एरर आ जाएगी, क्योंकि नल को डुप्लीकेट यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, अब यानी कि हम जो भी कर रहे हैं उसमें कहीं कोई समस्या हमें नजर नहीं आ रही है। अब इसको रन कराएंगे, अगर सब कुछ ओके है तो फिर हमारा ये कोड एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, मैसेज आना चाहिए डॉक्यूमेंट इंसर्टेड। वहां जाकर फिर चेक करेंगे कि 401 वाला डॉक्यूमेंट आ गया कि नहीं आ गया। अभी तक तो यहाँ पर ये नहीं है। यहाँ से तो सब कुछ ओके दिखा रहा है, डॉक्यूमेंट इंसर्टेड। अब यहाँ पर एक बार इसको क्रॉस चेक करते हैं, ये आ गया। तो इस तरह से पाइथन के प्रोग्राम से आप मोंगो डीबी के अंदर कोई डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। तो आप इमेजिन ऐसे करो कि अभी तक आपके पास जो एक्सपीरियंस था वो ये था कि आप मोंगो डीबी सर्वर पे जब डेटा लेके जा रहे थे, यहाँ कलेक्शन वगैरह बना रहे थे, तो दो तरीके से जा रहे थे। एक, मोंगोश के थ्रू आप जा सकते थे, और दूसरा कंपास के थ्रू जा सकते थे। अब तीसरा ऑप्शन पाइथन प्रोग्राम भी है। आप पाइथन प्रोग्राम के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं, आपको इन दोनों की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। तो पाइथन प्रोग्राम के थ्रू जब आप मोंगोडीबी सर्वर से इंटरेक्शन करते हैं
तो उसके लिए पाई मोंगो लाइब्रेरी की जरूरत आपको पड़ जाती है। तो इस तरह से पाइथन प्रोग्राम को आप काइंड ऑफ एडिटर समझ सकते हैं। तो सर, जब ये दोनों मौजूद थे तो इसकी जरूरत क्यों, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इन दोनों से काम हमारा कल हो ही रहा था, कोई दिक्कत तो आ नहीं रही थी। हमने कहा नहीं, एक प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये यूजर है तो यूजर से इंटरेक्शन नहीं हो सकता। आप यूजर से ये नहीं कह सकते कि लाओ अपनी आईडी, लाओ अपना नाम और इंसर्ट करेंगे। जैसे सी के अंदर स्कैनफ चलता है, पाइथन में इनपुट फंक्शन होता है, इस तरह से मोंगो डीबी के अंदर यूजर से इनपुट लेने का कोई टॉपिक नहीं होता है। फाइल से डेटा लेकर आ सकते हो, सीएसवी और जेसन फाइल से, लेकिन यूजर से इनपुट लेने वाला कोई टॉपिक हमारा नहीं होता है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। यहां से ये पॉसिबल है। आप यूजर के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, डेटा लाओ, पाइथन के प्रोग्राम में यूजर से डेटा ला सकते हैं और फिर उस डेटा को डॉक्यूमेंट में रखो और वो डॉक्यूमेंट अपना इंसर्ट कर दो मोंगोडीबी के अंदर। अब मैं ये वाला फ्लो चार्ट करके दिखाता हूँ। अब देखो, यही प्रोग्राम जो मैंने अभी चलाया है, अगर इस प्रोग्राम को मैं दोबारा रन कराऊंगा तो ये एरर दे देगा, क्योंकि ऑलरेडी 401 प्राइमरी की इंसर्टेड है, अब दोबारा इंसर्ट नहीं हो सकती है। एरर आ गई, डुप्लीकेट की एरर 401 वाली है। तो अब हम क्या चाहते हैं, सर इस प्रोग्राम को ऐसा बनाइए कि जितनी बार ये चले, ये यूजर से पूछे लाओ अपनी आईडी दो, नेम दो, सैलरी दो, डिपार्टमेंट दो, एंड सो ऑन सो ऑन। ठीक है, तो अब दूसरा प्रोग्राम बना लेते हैं, इसमें चेंज नहीं करते। पहला स्टेप सेम रहेगा, दूसरा भी सेम, तीसरा भी सेम, चौथा भी सेम, पांचवा भी सेम रहेगा। लेकिन पांचवें स्टेप से पहले आपको क्या करना होगा, यूजर से आईडी, नेम, सैलरी, ये सब चीजें लानी होंगी। तो यूजर से लेकर आते हैं आईडी को। तो एम्प्लॉय आईडी इंटीजर टाइप की हमने रखी है। मोंगो डीबी के अंदर तो हमने कोई टाइप दिया ही नहीं आईडी का, हम ऐसा सोच के चल रहे हैं कि उसको हम इंटीजर रखना चाहेंगे। आप फ्री हैं, आप इसको फ्लोट रखो, स्ट्रिंग रखो, कोई रोकने वाला नहीं है ना। तो हम इंटीजर मानकर अपना चल रहे हैं। एंटर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, स्ट्रिंग मान के चलते हैं। एंटर एम्प्लॉय नेम, सैलरी, इसको फ्लोट मान के चल लेते हैं। एंटर एम्प्लॉय सैलरी, डिपार्टमेंट, स्ट्रिंग लेके चलेंगे। एंटर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, आधार, इंटीजर लेके चल रहे हैं। अब जब ये कोड चलेगा तो पहले यूजर से ये इनपुट मांगेगा। अब इस इनपुट को मुझे यहाँ पर फिक्स करना है। आईडी की वैल्यू जो 401 है, इसको हटाकर वो करना है जो इस वेरिएबल के अंदर आया है। तो यहाँ पर कोई पैरामीटराइज क्वेरी का कॉन्सेप्ट नहीं है, डायरेक्ट अपने वेरिएबल को आप डिक्शनरी में लिख सकते हैं। और जो आपका नेम है, ई एन वेरिएबल में आया है, ई एन वेरिएबल में डाल दिया। सैलरी आपने ई एस वेरिएबल में रखी हुई है। ये लो, ये चीज मोंगो डीबी में डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है जो आपने अभी करी है। इसके लिए आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सहारा लेना ही पड़ेगा। आपको पाइथन आती है, आप पाइथन का ले रहे हो, जिसको जावा आती है वो जावा का लेगा, जिसको जो लैंग्वेज आती है वो उसका यूज कर सकता है इस काम को करने के लिए।
अब इसको रन कराएंगे। तो ये पूछ रहा है हमसे पहले, एंटर एम्प्लॉय आईडी 402 कर दी मैंने। एम्प्लॉय नेम मान लो विजय कर दिया। एम्प्लॉय की सैलरी 5555 कर दी। एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट अकाउंट कर दिया। आधार 999 कर दिया। डॉक्यूमेंट इंसर्टेड। जब भी ये प्रोग्राम चलेगा, यूजर से इनपुट लेगा, डॉक्यूमेंट बनेगा और मोंगोडीबी के कलेक्शन में इंसर्ट हो जाएगा। अब चेक करना है कि हो गया कि नहीं हो गया, तो यहाँ से जाके आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये आ गया अभी वाला रिकॉर्ड। इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें पढ़नी पड़ेगी। काउंट कलेक्शन वहां पे डॉक्यूमेंट कितने हैं, एग्रीगेट फंक्शन और डीबी डॉट ई एम पी डॉट काउंट से भी हो जाएगा। काउंट डॉक फंक्शन आता है, काउंट डॉक्यूमेंट्स, उससे भी हो जाएगा। और चाहो तो एग्रीगेट फंक्शन के अंदर काउंट लिख के भी कर सकते हो। सेम इसमें भी फंक्शन ऐसे ही कुछ होना चाहिए, कलेक्शन डॉट काउंट डॉक्यूमेंट्स करके। लेट मी चेक। कलेक्शन डॉट काउंट डॉक्यूमेंट्स। चलो, अब इस प्रोग्राम को हम तीसरी बार बनाएंगे। पहली बार बनाया डायरेक्ट इंसर्ट करने के लिए। दूसरी बार बनाया यूजर से इनपुट लेकर इंसर्ट करने के लिए। अब तीसरी बार बनाएंगे यूजर से ही इनपुट लेकर इंसर्ट करेंगे, लेकिन इस बार हम GUI का यूज करेंगे। यानी कि यूजर को टेक्स्ट फील्ड बना कर देंगे, बटन बना कर देंगे। उसमें आप अपना इमेज दिखा सकते हो, आज की तारीख दिखा सकते हो, मतलब एक बढ़िया सा यूजर इंटरफेस बना कर दिखाओ, ग्राफिकल। वो एक काइंड ऑफ फॉर्म होगा जो यूजर फिल करेगा। और उस फॉर्म को सबमिट करने पर यूजर का डेटा मोंगोडीबी के कलेक्शन में स्टोर होना चाहिए। क्या आप चाहते हो उसका एक इमेजिनेशन में देता हूँ। मैं एक फॉर्म क्रिएट करना चाहता हूँ, जैसे किसी वेबसाइट पर फॉर्म भरते हो उसी तरह से। इसमें हम यूजर से कहेंगे, यूजर अपनी आईडी बताओ, अपना नेम बताओ। सब कुछ वही होगा, बस थोड़ा सा इंटरफेस ग्राफिकल हो जाएगा। सैलरी, आईडी, आधार, और यहाँ लगा देंगे सबमिट बटन। और इस पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा आपको अपने प्रोग्राम में फैच करना है, जैसा भी फैच कर रहे हो। और फिर इसको डॉक्यूमेंट बनाकर आगे इंसर्ट कर देना है। तो ऑलरेडी पाइथन के अंदर GUI क्रिएट करने के लिए मैंने आपको टीके इंटर लाइब्रेरी पढ़ा रखी है। तो टीके इंटर लाइब्रेरी का यूज करके कैसे इस काम को करेंगे उसको देखते हैं एक बार। तो इसी प्रोग्राम में चेंजेस कर देते हैं, मतलब मैं एक नई फाइल बना रहा हूँ। फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट टीके डॉट एंट्री डॉट बटन। तीन चीजें इंपोर्ट कर ली। टीके क्लास होती है जिसमें टी कैपिटल है, के स्मॉल है। इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट आपके रूट विंडो को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले इस वाले कोड को फिलहाल मैं स्ट्रिंग में डाल देता हूँ, जिससे कि ये एग्जीक्यूट ना हो, एज ए स्ट्रिंग माना जाए बस। तो अब सबसे पहले मैंने अपना रूट क्रिएट करा टीके क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर। इसकी स्टेट मान लो मैंने जूम्ड कर दी, और इसको डिस्प्ले कर दिया। तो ये 4 लाइन का कोड एक ब्लैंक विंडो बना कर देगा।
काइंड ऑफ ब्लैंक फॉर्म आएगा, उसमें कुछ भी नहीं होगा। ये आ गया। अब मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा आ जाए, तो यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पर मैं एंट्री फिल करने के लिए टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करना चाहता हूँ, और साथ में उनमें क्या लिखोगे वो बताना चाहते हैं। तो लेबल बताने के लिए, तो आईडी का लेबल बना लिया। ये यहाँ पर छोटा सा लिख कर है, इसका फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसे। बैकग्राउंड कलर वही कर देते हैं। चलो अब इसके आगे के लगाते हैं एंट्री। एंट्री टेक्स्ट फील्ड को रिप्रेजेंट करता है हमारा। बॉर्डर लगा देते हैं साथ में। आईडी इसी तरह से चार पांच और लगा देते हैं ताकि सारे हमारे आ जाएं। तो अब इतना लिख गया, तो अब अगला काम तो मेरा कॉपी पेस्ट का बचता है बस।
और एक बटन लगा देते हैं। एक इंटरफेस इस तरह से बन के आ गया। बटन को थोड़ा नीचे कर देते हैं। तो रियल लाइफ में जब आप कोई वेबसाइट चलाते हो या कोई मोबाइल एप्लीकेशन या कोई भी सॉफ्टवेयर चलाते हो, तो आप इन चीज़ों से डील करते हो फ्रंट पे। आपको पता ही नहीं बिहाइंड द सीन कौन सा डेटाबेस लग रहा है, कौन सी कमांड चल रही है, कौन सी लाइन। आपको तो सामने जो दिख रहा है बस उससे मतलब होता है। अब एक एंड यूजर की तरह आप सोचोगे तो आपको तो ये फॉर्म फिल करना और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। तो पता नहीं कितनी जगह कितनी बार आपने ऐसा रजिस्ट्रेशन कराए होंगे आपने। और वो सारी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चांस है कि किसी डेटाबेस में स्टोर हो रही होगी। लेकिन फ्रंट पे देखने वाला कभी नहीं समझ पाएगा कि पीछे नो सीक्वल मोंगोडीबी चल रहा है या सीक्वल वाला चल रहा है माई सीक्वल सर्वर। आपको तो अपना फॉर्म फिल करना है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो भी आईडी नेम वगैरह आएगा, इन सबके बटन के क्लिक पर ये सारा डेटा फैच करना है और पूरा कोड वही एग्जीक्यूट कर देना है जो अभी हमने चलाया था। सिर्फ चेंज इतना करना है कि यूजर इनपुट की जगह इस बार इन टेक्स्ट फील्ड से इनपुट मुझे लेना है। बाकी पूरा कोड वही हमारा काम करेगा। लेकिन ये काम कब करना है? बटन के क्लिक पर। अब बटन के क्लिक पर अगर मुझे कुछ काम करना होता है तो हमारे पास बटन के अंदर एक कमांड नाम से ऑप्शन होता है जिसमें हम अपना एक फंक्शन बनाते हैं और उसको फिर अपना चलाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा, अपना एक फंक्शन बना दिया, मान लो इंसर्ट करके। अब इस फंक्शन के अंदर आपको पूरा कोड अपना लिख देना है, मोंगो डीबी वाला। ये लाइन तो सबसे ऊपर आ जाएगी हमारी। बाकी ये पूरा कोड अभी सही करेंगे। इस कोड को इस फंक्शन के अंदर लिखना है। अब चेंज क्या करना है वो देख लो। सेम डेटाबेस, सेम कलेक्शन। अब यूजर से इनपुट नहीं लेना है, इनपुट लेना है एंट्री से। तो एंट्री से इनपुट लेने के लिए एंट्री ऑब्जेक्ट का नाम जो आपने बनाई है, आईडी के एंट्री का नाम है आईडी अंडरस्कोर एंट्री डॉट गेट। अब टेक्स्ट फील्ड से जो भी डेटा आता है, स्ट्रिंग आता है, हमने इंटीजर बना लिया।
इसी तरह से यहाँ पर हमने en_entry, जिसमें नेम लिखा गया था, वहां से डेटा गेट कर लिया। es_entry से डेटा गेट कर लिया। ed_entry, ad_entry। ये कोड यूजर से इनपुट की जगह टेक्स्ट फील्ड से इनपुट लेने लगा। बाकी पूरा कलेक्शन यही, कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्लोज कर दिया। प्रिंट की जगह पर डॉक्यूमेंट इंसर्टेड यहाँ ना लगाकर एक मैसेज बॉक्स लगा देते हैं। मैसेज बॉक्स पर इस इंफॉर्मेशन को दिखाएंगे। मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो। ये लो। अब एम्प्लॉय आईडी 401 402 इंसर्ट कर चुके हैं हम। 403 एम्प्लॉय का नेम करण कर दिया। एम्प्लॉय सैलरी 777 कर दी। एम्प्लॉय डिपार्टमेंट एचआर कर दिया। आधार इसका बंटू बंटू कर दिया। अब सब कुछ सही होगा तो बटन के क्लिक पर टेबल के अंदर ये डेटा पहुंच जाएगा। अभी अगर मैं दिखाऊं तो टेबल में 402 तक का डेटा है। देखते हैं क्या एरर रही। एंट्री ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, कहीं पर हमने एक लाइन गलत लिख दी। डॉट गेट रजिस्ट्रेशन डन। अब आप इधर जाकर देखोगे तो यहाँ पर अभी जो एंट्री करी है वो आ जानी चाहिए। ये आ गई। तो रियल लाइफ में जितने सॉफ्टवेयर चल रहे हैं वो सब ये हैं जो आपको दिख रहा है। बैकएंड में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता क्या हो रहा है। अब आप एटीएम चला रहे हो, पेटीएम चला रहे हो, किसी को नहीं पता पेटीएम डेटा कहाँ से लाकर दिखा रहा है, लेकिन ये कंफर्म है किसी डेटाबेस से लाकर दिखा रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है? किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ जब डेटाबेस कनेक्टिविटी करी जाए तब पॉसिबल है। तो पेटीएम को अगर पाइथन लैंग्वेज के अंदर बनाया गया हो और डेटाबेस बैंक ने मोंगोडीबी यूज करा हो, तो यही लाइब्रेरी उन्होंने यूज करी होगी पेटीएम बनाने वालों ने। अगर पेटीएम को जावा लैंग्वेज के अंदर बनाया गया है तो यहाँ पर इसकी जगह पर जावा के लिए जो लाइब्रेरी आती है कनेक्टिविटी करने की वो यूज करी गई होगी। अगर मान लो पाइथन में बनाया गया है पेटीएम और बैकएंड में मोंगोडीबी की जगह माई सीक्वल यूज हो रहा है, तो माई सीक्वल की भी कोई ऐसी लाइब्रेरी आती होगी इस काम को करने के लिए। सारी वेबसाइट जितनी चल रही हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पर हमारा चल रही हैं। अभी इसी काम को और बढ़िया कर दो। कैसे? अब ये पेज सबसे पहले मत दिखाओ, सबसे पहले दो बटन लगा दो। न्यू एम्प्लॉय, रजिस्टर्ड हेयर, ऑलरेडी, क्लिक हेयर। यहाँ पे क्लिक करो तो ये फॉर्म खुल जाए, यहाँ पे क्लिक करो तो लॉगिन विंडो आ जाए। बताओ अपनी आईडी क्या है और अपना पासवर्ड जो भी है, बटन पे क्लिक करो लॉगिन हो गए। इस तरह से एक पूरा प्रोजेक्ट बन जाएगा आपका। विंडो बनाते चले जाओ, अपना क्लिक करते चले जाओ। तो उसके लिए आपको टीकेंटर लाइब्रेरी आनी चाहिए। तो अब जब बटन वगैरह हम बनाते हैं तो हमें अपने कॉलेज का एक्सपीरियंस कभी अगर याद आ जाए तो HTML याद आ जाता है, क्योंकि वहां पर ये सब चीजें कभी हमने अगर सीखी होंगी तो वहीं सीखी होंगी, वरना सीखी नहीं होंगी कभी। तो HTML से बटन बनाना, टेक्स्ट फील्ड बनाना, और आपने जो लिख दिया है पता नहीं क्या लिख दिया है, ये क्या डिफरेंस है फिर? HTML से जो आपका GUI बनता है इट इज वेब बेस्ड, दैट मीन्स ब्राउजर पे चलने के लिए। क्या हमारा कहीं ब्राउजर चल रहा है? कोई नहीं। तो जो टीके इंटरेस्ट है आपने बनाया है इट इज डेस्कटॉप बेस्ड, इट इज नोन एज डेस्कटॉप बेस्ड।
तो टीक इंटर डेस्कटॉप बेस्ड जीयूआई बनाने के लिए यूज होता है पाइथन में। और एचटीएमएल यूनिवर्सली टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट मैनर में वेब पर जीयूआई बनाने के लिए यूज होता है। आप जावा पढ़ो, पाइथन पढ़ो, पीएचपी पढ़ो, डॉट नेट पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, वेब का जीयूआई एचटीएमएल या उसकी सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी सीएसएस रिएक्ट वगैरह से ही बनता है। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाएंगे तो वो हर लैंग्वेज की अलग अलग लाइब्रेरी, जैसे जावा में एडब्ल्यूटी स्विंग वगैरह होते हैं एंड सो ऑन। ठीक है। अब अभी हमने पाइथन के प्रोग्राम से सिर्फ एक ही ऑपरेशन कंप्लीट किया है, वो है इंसर्ट करना। अब मैं क्विकली आपको अपडेट, डिलीट और फैच करके दिखाता हूँ और ये टॉपिक खत्म करते हैं। तो आई एम नॉट सेइंग कि ये सब आपको करना है। जिन लोगों ने टीक एंटर पढ़ा है, उस पर कुछ प्रोग्राम बनाए हैं, उनको तो समझ में आएगा। और जो टीक एंटर वाली क्लास में ही नहीं थे, उनको तो क्या ही समझ में आ रहा होगा लिख के आ रहे हैं सर ये। बहरहाल आगे चलते हैं। अब एक ही प्रोग्राम के अंदर मैं आपको अपडेट और डिलीट दोनों काम करके दिखाता हूँ। फाइंड का अलग प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। तो अब ये वाले प्रोग्राम जो बना रहा हूँ, इसमें आपको पुरानी नॉलेज की जरूरत नहीं है कि पहले हमने क्या पढ़ रखा है क्या नहीं पढ़ रखा है। करंट में आप क्या जानते हो उतने से काम हो जाएगा। और यूजर इनपुट भी हटा देते हैं ताकि और आसान हो जाए। बस जो काम की चीज है वो हमें सीखनी है और कुछ नहीं करना है। अपडेट करना है, तो अपडेट बन नाम, या चलो अपडेट मैनी, सबको अपडेट कर देते हैं और आसान कर देते हैं। तो अपडेट मैनी कह रहा है मुझे बताओ क्राइटेरिया, हमने कहा सबको। फिर कह रहा है अपडेट रूल बताओ, हमने कहा सबकी सैलरी 1,000 रुपये बढ़ा दो। क्या लिखूं यहाँ पर? 1,000 रुपये बढ़ा दो। मोंगो डीबी के अंदर कौन सा ऑपरेटर यूज होता था? सेट ऑपरेटर क्या करता था? हमारा वैल्यू को सेट करने के लिए, अब एग्जैक्ट जो वैल्यू दोगे वही जाके सेट हो जाएगी। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, है ना? तो क्या लिखते थे? $INC। लेकिन ध्यान रखना ये पाइथन से लिख रहे हो तो स्ट्रिंग में लिखेंगे। जितने भी ऑपरेटर लिखे जाएंगे सब स्ट्रिंग में लिखे जाएंगे। अब वहां पर जितने भी कीज या ऑपरेटर्स लिखते थे डायरेक्ट लिखते थे। इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब नेस्टेड डिक्शनरी बना के बताओ किस फील्ड के लिए कितना इंक्रीमेंट करना है। हमने कहा ई सेल फील्ड के लिए 500 रुपये बढ़ा दो। 500 दिखेंगे बढ़ते हुए, बस हो गया। हमने कहा काफी है। डॉक्यूमेंट। और अगर आप सिर्फ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट अपडेट करना चाहते हो तो क्राइटेरिया लिख दो अपना। जो भी आपका क्राइटेरिया है वो आप फर्स्ट आर्गुमेंट में लिखोगे, और कोई क्राइटेरिया नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ दोगे। अब अभी क्लोज नहीं करते, अपडेट कर दिया। अब अगला काम क्या है? यहाँ पर किसी भी डॉक्यूमेंट को डिलीट करना। जिस डॉक्यूमेंट को आप डिलीट करना चाहते हैं वो यहाँ से डिलीट करेंगे। तो कलेक्शन डॉट डिलीट वन किसी एक को कर देते हैं। बताओ क्राइटेरिया, हमने कहा जिसकी आईडी 101 है उसी को डिलीट कर दो। हो गया, हमने कहा हो गया। मैसेज लिख दो डॉक्यूमेंट डिलीटेड। उसके बाद फिर कनेक्शन क्लोज करना है। एक बार चेक कर लो जिसको डिलीट करने जा रहे हो 101 वो है या नहीं है। है सर। सैलरी अभी सबकी 45 66, कोई एक देख लो फिर तो पता चल जाए। अब ये बताओ जो मैं कर रहा हूँ ये सीक्वेंस क्या मेरा सही लग रहा है आपको, या इससे अच्छा सीक्वेंस हो सकता है? पहले आप क्या कर रहे हो? सारे डॉक्यूमेंट को अपडेट कर रहे हो। जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सारे के सारे हमारे अपडेट हो रहे हैं। फिर उसके बाद डिलीट किसको कर दे रहे हो? तो जिसको डिलीट कर रहे हो
उसको अपडेट करके आपने अपना टाइम ही खराब करा होगा। तो या तो पहले क्या करो, इसे डिलीट कर लो, ताकि अब जो बचे वो सारे अपडेट हो जाएं। कोई बहुत ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक लॉजिकल पॉइंट उठाया जा सकता है कि सर पहले सारे अपडेट कर दिए, अब उन्हीं में से एक को डिलीट भी कर दिया, तो कोई एक डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसको अपडेट की जरूरत थी नहीं, क्योंकि वो तो डिलीट होना ही है। तो बेटर है कि पहले डिलीट कर दो, उसके बाद जो बच जाएं उनको अपडेट कर देना। तो थोड़ा सा एफिशिएंसी, इतनी भी नहीं कि आंखों से देख पाओ, बट लॉजिकली बात करने के लिए तो हाँ हो ही जाएगा कि हाँ ये ज्यादा सही है देन प्रीवियस वन। देखते हैं। डिलीट वन, अपडेट मैनी, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, सैलरी, 500 सबकी बढ़ गई है। चला देते हैं। डॉक्यूमेंट डिलीटेड और डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड। अब देखते हैं, 101 वाला हट जाना चाहिए और बाकी सबके 500 500 बढ़ जाने चाहिए। 101 हट गया और बाकी सबके 500 500 आ गए। क्लास में कितने लोग ऐसे हैं जिनका कोई भी एक प्रोग्राम हुआ है मोंगो डीबी कनेक्टिविटी का? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे में से कोई सा? पहला वाला हो गया है। ठीक है, इंटर वाला मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें टाइम ऑब्वियसली लगेगा, क्योंकि आप बनाओगे, फर्स्ट अटेम्प्ट बन जाए अच्छी बात है, सही करोगे टाइम लगेगा उसमें, अपने एंड पर ट्राई कर, बट ये छोटे छोटे प्रोग्राम एटलीस्ट हो जाने चाहिए। अब हमारा लास्ट प्रोग्राम, डेटा लाकर दिखा देना मोंगो डीबी से। अभी हम क्या कर रहे हैं, जब भी कोई ऑपरेशन करते हैं देखने के लिए जाना पड़ता है मोंगो डीबी के कंपास पर या उसके मोंगोस एडिटर पे। हम चाहते हैं पाइथन के प्रोग्राम से ही हमारा ये काम भी हो जाए। तो सब कुछ सेम रहना है, लाइन नंबर 1 2 3 4 सेम। बस जहां पर आप कलेक्शन के ऊपर मेथड कॉल कर रहे हो, उन मेथड को हटाकर कौन सा मेथड कॉल कर दो, फाइंड वन अगर एक चाहिए, फाइंड अगर सारे चाहिए, और साथ में चाहो तो क्राइटेरिया प्रोजेक्शन आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो। चलो करते हैं, देखते हैं। तो बस ध्यान क्या रखना है, जब भी किसी भी डॉक्यूमेंट को आप इंसर्ट अपडेट डिलीट करने जा रहे हो, तो जो कीज हैं और जो ऑपरेटर्स हैं उनको स्ट्रिंग में लिखना ही होगा। यहां पर आप चाहे लिखो या ना लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता इंसर्ट करते समय, ठीक है। ठीक है, इंटर की क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, क्योंकि वो तो रेगुलर कोर्स में ही चल रहा है। जो जिस बैच में होगा उसको उस बैच में मिल गया होगा पढ़ने के लिए, अलग से कोई उसका नोटिफिकेशन नहीं है। चलो। अब ये सारी चीजें यहां से हटाकर कलेक्शन डॉट फाइंड, थोड़ा सा ट्रिकी होगा फाइंड को समझना, और मैं इसमें कोई क्राइटेरिया कोई प्रोजेक्शन नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। सारा डेटा जो आ रहा है उसको आने देते हैं। तो जब हम फाइंड मेथड चलाते हैं तो बिहाइंड द सीन क्या पिक्चर बनती है वो देखो। मोंगो डीबी, ये आपका पाइथन का कोड। जब आपने यहाँ पे कलेक्शन डॉट फाइंड चलाया, तो यहां से सीधे प्रोग्राम को नहीं मिलता डेटा, मोंगो डीबी से
डेटा जब फाइंड करके हम लाते हैं तो सीधे प्रोग्राम को नहीं मिलता, उसको एक बफर के अंदर स्टोर कर दिया जाता है, और उस बफर को बोलते हैं कर्सर। काफी लोगों के काफी कुछ जान पहचान का है ये। तो इसको हम बोलते हैं कर्सर ऑब्जेक्ट, और ये डेटा सारा कर्सर ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा आ जाता है। अब कर्सर ऑब्जेक्ट से हमें पाइथन के प्रोग्राम में डेटा को लेकर जाना होता है। तो पॉइंट इज कि फाइंड मेथड से डायरेक्टली हमें डॉक्यूमेंट नहीं मिलता। जो डॉक्यूमेंट आएंगे वो डॉक्यूमेंट हमारे कर्सर ऑब्जेक्ट के अंदर आएंगे। तो ये पहला डॉक्यूमेंट, ये दूसरा डॉक्यूमेंट, एंड सो ऑन। ठीक है। अब इससे जो रिजल्ट मिलेगा, अगर मैं सीधा प्रिंट में सोच रहा हूँ कि एक बार चेक करके दिखा दूं, तो हो सकता है सारा आ ही जाए। नहीं आया। और यहाँ पर एक कर्सर ऑब्जेक्ट आपको मिल गया। इस कर्सर ऑब्जेक्ट का एड्रेस मिल गया मुझे, इस एड्रेस पे डेटा रखा है। कोई तरीका ढूंढो कि कर्सर ऑब्जेक्ट पे जाके वहां से सारे डॉक्यूमेंट को अब लेकर आओ। ठीक है। तो अब इसका मतलब यहाँ से जो डेटा है उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। उस वेरिएबल का नाम कर देते हैं कर्सर ऑब्जेक्ट। कर्सर ऑब्जेक्ट। अभी थ्योरी में जो लिख रहा था उसको पूरी कर दूंगा। अब इस कर्सर ऑब्जेक्ट से अगर आपको वन बाई वन सारे डॉक्यूमेंट निकालने हैं, तो लूप लगाकर आप सारे डॉक्यूमेंट को निकाल सकते हैं। फॉर डॉक इन कर्सर ऑब्जेक्ट। अब जब ये फॉर लूप इस कर्सर ऑब्जेक्ट पे चलेगा, तो जो पहला डॉक्यूमेंट है वो हमारा इसके अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी, और आप उसको प्रिंट करा सकते हैं। अब लूप दोबारा चलेगा तो दूसरे वाले डॉक्यूमेंट को फैच करेगा, और ऐसे करके वन बाई वन सारे डॉक्यूमेंट ये लूप कर्सर से लाकर आपको देता रहेगा, और इस तरह से आउटपुट आपका आ जाना चाहिए। अब हमारा चैलेंज अब ये है, इसको बेटर और सिंपल एक प्रेजेंट करना है अपने डेटा को, है ना। कैसे बेटर प्रेजेंट करोगे, सिंपल करोगे? बार बार आईडी मत लिखो, एक ही बार लिख दो आईडी ऐसे करके, है ना। एक ही बार लिख दो नेम, बिल्कुल जैसे एसक्यूएल स्टाइल का है, बिल्कुल वैसे ला दो, है ना। तो अब ऐसा करने के लिए आपको ट्रिक लगानी पड़ेगी। ध्यान से देखना, हर डॉक्यूमेंट जब पाइथन में आ रहा है तो उसको जेसन नहीं कहते, अब वो पाइथन डिक्शनरी ही कहलाएगा। तो ये डिक्शनरी है। अगर मुझे डिक्शनरी से सिर्फ ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसका मतलब मैं क्या करता हूँ, डिक्शनरी से वैल्यू गेट कर लेता हूँ, है ना। एक एक वैल्यू गेट करते रहते हैं। ऐसा करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि डिक्शनरी से अगर आप वैल्यू गेट करते हैं तो गेट मेथड से कर सकते हो, और दूसरा है की ऑपरेटर। हमने कहा हम गेट मेथड से करेंगे। उसमें यह है कि अगर कोई की नहीं मिलेगी तो एरर नहीं आएगी। तो डॉक डॉट गेट, की का नाम है अंडरस्कोर आईडी, कॉमा, डॉक डॉट गेट, की का नाम है ई नेम, कॉमा, डॉक डॉट गेट ई सेल, कॉमा, डॉक डॉट गेट ई डिपार्टमेंट, और लास्ट क्या था हमारा, आधार। आधार था, यही आधार था, क्या था? यहाँ से चेक कर लेते हैं। सिर्फ आधार था। ठीक है। और डिपार्टमेंट भी सिर्फ डिपार्टमेंट है, ई नहीं है। ई नेम है, ई सेल है। ठीक है। अब देखते हैं, एक एक डॉक्यूमेंट लूप से आता जाएगा और हम उससे उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। पूरा पूरा डॉक्यूमेंट एज इट इज प्रिंट नहीं कर रहे। ये ऐसे करके आ गया। अब इसको हम चाहते हैं सर बढ़िया से एक और फॉर्मेट में कर दो।
तो यहाँ पर पहले तो मैं एक सेपरेटर लगा देता हूँ /t, ताकि थोड़ा सा बेटर फील हो। हाँ सर, अब सही है। लेकिन सर ये नहीं पता चल रहा कौन क्या है। हमें पता है कि ये आईडी है, ये नेम है, लेकिन सबको नहीं पता है। ठीक है, तो क्या करो, इस लूप के पहले खुद अपना हेडर डिफाइन कर दो। ई आई डी, ई नेम, ई सेल, ई डिपार्टमेंट, और उसके बाद आधार। और इन सब का भी सेपरेटर /t कर दो। ये लो। और एक काम कर सकते हो, ये लो, देखने में अच्छा लगेगा और कुछ नहीं है बस। तो मोंगो डीबी के डेटा को अगर थोड़ा यूजर फ्रेंडली मैनर में आप दिखाना चाहते हो एक एंड यूजर के लिए, तो बीच में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस तरह से कोई कोड लिखेगी। अब ये एक तरीका है जो शायद हमें सही लग रहा है। हो सकता है अलग अलग रिक्वायरमेंट में अलग अलग तरह से इस कोड को लिखा जा सके। इसके लिए आपको पाइथन की नॉलेज जितनी अच्छी होगी, उतना अच्छा फॉर्मेट बनाकर आप आउटपुट अपना दिखा पाएंगे। तो किसी भी डेटाबेस को जनरली तभी कंप्लीट माना जाता है जब आपको ये 4 ऑपरेशन आने चाहिए, जिसको इंडस्ट्री की भाषा में करट ऑपरेशन कहा जाता है। डी माने डिलीट ऑपरेशन आना चाहिए, यू माने अपडेट ऑपरेशन आना चाहिए, रिट्रीव करना, डेटा को रिट्रीव करना, और क्रिएट करना। क्रिएट मतलब इंसर्ट करना रो को। इंसर्ट, रिट्रीव, अपडेट, डिलीट। तो किसी भी प्रोग्राम से आप किसी भी डेटाबेस में अगर करंट ऑपरेशन कर लेते हैं, तो आप एक डेवलपर के लिए एलिजिबल होते हैं। तो किसी भी डेवलपर के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही है कि उसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ डेटाबेस के करंट ऑपरेशन आने चाहिए। एज एनालिस्ट आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो फर्क नहीं पड़ता। बट जब आप एक डेवलपर प्रोफाइल पे जा रहे हो तो ये आना ही चाहिए। पहले ही क्वेश्चन आपका जो होगा एज ए डेवलपर प्रोफाइल, शायद यही हो सकता है। और आपसे कहा जाएगा कि एक फॉर्म बनाओ, उस फॉर्म में डेटा इनपुट करके टेबल में इंसर्ट कराओ, या आपका मोंगो डीबी है तो उसमें इंसर्ट कराओ, और फिर उस डेटा को डिस्प्ले कर दो। कई बार इंटरव्यू जब जाओगे तो पहले राउंड में लैपटॉप मंगाएंगे और कहेंगे ये करके दिखा दो, फिर अगला राउंड आएगा। है ना? तो ऐसा हो रहा है जनरली। अब थ्योरिकल जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत कम हो रहे हैं। अब सीधे इंटरव्यू में आपसे कहा जाता है लैपटॉप लेकर आना। है ना? खाली हाथ आओगे कोई फायदा नहीं है, कहानी कोई नहीं सुनना चाहता अब। है ना? स्पेशली अगर हम पावर बीआई के इंटरव्यू जा रहे हैं तो वहां पर तो यही हो रहा है। सीधा लैपटॉप मंगाते हैं, ये लो डेटा, ये करके दिखा दो। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। कई बार तो टाइम भी देते हैं, चलो कल दिखा देना करके, कहीं से पूछ कर हो जाए तो भी कर लेते हैं, रख लेते हैं वो। ठीक है, अब ये स्टेप अपने पूरे करते हैं। स्टेप 6। यहाँ पर कोई कमिट जैसा फंक्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर ट्रांजैक्शन का कोई टॉपिक ही नहीं है। जबकि जब आप माई सिक्वल से करते थे तो साथ में कमिट भी लगाना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजैक्शन वाला पॉइंट होता नहीं है। चलो, अब मंडे से सिर्फ वही लोग क्लास में आएंगे जिनके पास शाम तक एक मेल आपको करा जाएगा, जिनके पास वो मेल रिसीव होगी। बाकी सबके अपने अलग अलग शेड्यूल हैं।
अभी तक इस बैच में सारे लोग मिक्स्ड हैं। वो स्टूडेंट भी हैं जिनका पाइथन पूरा हो चुका है, एसक्यूएल पूरा हो चुका है और फुल स्टैक का कोर्स है। तो अब जिनका फुल स्टैक का कोर्स है उनको इस वाले बैच में आगे नहीं आना है। ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनका सिर्फ एसक्यूएल हुआ है, पाइथन नहीं हुई है, तो वो भी लोग अब इस बैच में आगे नहीं आएंगे क्योंकि उनको उनका अगला बैच दूसरा दिया जाएगा। इस वाले बैच में जो स्टूडेंट आएंगे उनका डेटा मेरे पास आ गया है ना। अराउंड काफ़ी लोगों ने दिया है, लेकिन कुछ लोग फिर भी रह गए हैं जिन्होंने अपनी डेटा भी सबमिट नहीं करा है। लिंक जो मैंने आपको शेयर किया था वो एक्सपायर हो गया कल रात ही। तो अब जिसका जो भी इशू होगा कि हमारा कौन सा बैच कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है, मधुर सर से अपना कांटेक्ट कर लेना। जिसने डेटा हमें दे दिया, अपना फॉर्म फिल कर दिया है, उसके पास आज शाम तक मेल पहुंच जाएगी। मेल को स्पैम में भी चेक कर लेना, अपने इनबॉक्स में भी चेक कर लेना। उसी में आपका शेड्यूल होगा, क्लास का टाइम क्या है, जूम आईडी क्या है, क्लासरूम क्या है, सब कुछ नया होगा। जहाँ तक वहाँ तक क्लास का टाइम शायद यही होगा हमारा। जो भी होगा आपको आपकी मेल पर मिल जाएगा। तो अब हम आज इतना रखते हैं। मंडे को सिर्फ वो लोग जिनके पास मेल आएगी, बाकी जिसका कोई कंसर्न है रिगार्डिंग शेड्यूल, मधुर सर से या अपने काउंसलर से जिनसे एडमिशन लिया था उनसे कांटेक्ट करके आगे का शेड्यूल अपना ले लें।